किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बाद हमको अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमें अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि हमारे विचार सबके प्रति हार्मनी,
एवं शुभ भावना वाले होते हैं, तो आत्मा का यह स्वरूप सुनहरा श्वेत रंग का होता है, जो कि पवित्रता और शांति को दर्शाता है। जैसे विचार हम अपने लिए और दूसरों के लिए अपने मन में पैदा करते हैं, उसी आधार पर मेरे प्रकाश की शक्ति कम या ज़्यादा होती है। इसका अभ्यास करने से हमारे संबंधों में सुधार आता है और अपनेपन का भाव पैदा होता है। धीरे धीरे अपना ध्यान बाह्य वातावरण से निकालकर भीतर की ओर लेकर जाएं और आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य अपना ध्यान केंद्रित करें। विचार दें, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, लिविंग एनर्जी। थोड़ा ठहरें और अपने स्वरूप को एक श्वेत ज्योति बिंदु सितारे के रूप में देखें। अपने से स्वरूप को देखते हुए अपने प्रकाश का एहसास करें। और विचार दें, जैसे मेरे विचार होंगे वैसा मेरा प्रकाश होगा। उसी के आधार पर मेरा संसार होगा। अतः मुझे अपने आंतरिक जगत को अच्छा बनाने के लिए अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना है। यह महसूस करते हुए अब अपने इन विचारों को भीतर समाता हुआ देखें और पुनः अपने ज्योति स्वरूप पर फोकस करें। विचार दें, मैं एक प्रकाश का पुंज हूं। जैसे मेरे विचार वैसा मेरा प्रकाश। मैं एक लिविंग एनर्जी हूं, चैतन्य शक्ति, अति सूक्ष्म हूं, अविनाशी हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। फिर से अपनी शारीरिक चेतना में आ जाएं और इस दौरान हुए अनुभव को आत्मसात करें।
बाबा के परिया परियों का जीवन न्यारा, ज्ञान योग के पंख लगाकर कर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, ज्ञान योग के पंख लगाकर कर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा। हमरे नहीं कोई रिश्ते, हम हैं दुनिया में फरिश्ते, बाबा का पैगाम देना, नर्क से स्वर्ग बनाना। हमरे नहीं कोई रिश्ते, हम हैं दुनिया में फरिश्ते, बाबा का पैगाम देना, नर्क से स्वर्ग बनाना। यही अनोखा हमरा कर्तव्य है न्यारा प्यारा, यही अनोखा हमरा कर्तव्य है न्यारा प्यारा, ज्ञान योग के बल से नर से नारायण बनाना। हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा। जग में हम कल्पना सवेगा दूर करेंगे घोर अंधेरा, अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते और झुलाते। जग में हम कल्पना सवेगा दूर करेंगे घोर अंधेरा, अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते और झुलाते। यही अलौकिक जीवन नारा है पावन बनना, यही अलौकिक जीवन नारा है पावन बनना, ज्ञान योग के बल से माया को है दूर भगाना। हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, ज्ञान योग के पंख लगाकर घर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा की परिया परियों का जीवन न्यारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हेलो सपना बहन, हार्टी वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। इंडिया में ही है आप? ओम शांति। ओम शांति। जी, इंडिया में है अभी आप? इंडिया में हूँ। अच्छा अच्छा। देखो, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा की बहुत लाडली सिकी लदी, बहुत योगिन
और अपने पुरुषार्थ से अपने आप को आगे बढ़ाने वाली। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं कि किस तरह से आपने बड़ों की आज्ञाओं को माना और उन आज्ञाओं को सामने रख करके चली, तो कितना आज आगे बढ़ गई कि पूरी कंट्री को संभालती है। और एक ऐसे रिमार्केबल एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करने के निमित्त बन गए कि सब आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। बहुत यंग एज है और यंग एज में अपने भी चैलेंजेस बहुत होते हैं, फैमिली की तरफ से भी होते हैं, और जिस फील्ड में आप सेवा के लिए निकलो उस फील्ड के भी होते हैं, जहाँ कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं वहाँ के भी होते हैं। बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो आपने देखो अपने स्कूलिंग भी पूरा किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपने जो पढ़ाई होती है, जो कितनी ऊंची पढ़ाई है, सीए की पढ़ाई करना आसान काम नहीं होता है, वो आपने सीए की पढ़ाई भी करी और फिर भी आपके अंदर में एक लगन रही कि मुझे बाबा की सेवा को जैसे बड़े कहेंगे मुझे वैसे करना है। मैं आपको सपना बहन आज एक बात बताती हूँ कि हमने उस समय आपके विषय में जब आपको चाइना भेजा गया तब हमने ये सुना था कि दादियों ने इनको एक तरह से जब ऐसे चैलेंजिंग प्लेस पे भेजा है कि ये वहां की सेवाओं को उठा करके दिखाए। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा जब आपने अपने था कि हाउ यू सक्सीडेड उस स्थान पर जहां पर कोई भी किसी भी तरह का तो सोर्स नहीं दिखाई देता था, ना कोई भाषा का दिखाई देता था। आप व्हाइट ड्रेस पहनती थी, आपको जाकर के वहाँ कलर्ड पहनना पड़ा, कलर्ड पहन के आपको जॉब करनी पड़ी। अब जॉब में भी आपको उनकी भाषा भी नहीं आती है, तो हम सोच के देखें वो सिचुएशन कितनी टफ रही होगी। फिर क्या ना किसी को इंग्लिश आती है, तो ऐसे देश के बीच में, और जहाँ का खाना पीना आप देखा कि सांप तक खाए जाते हैं जिस देश के अंदर, तो ऐसे देश में आपने कैसे बाबा का डंका बजाया और बाबा का झंडा फहराया, वो एक सुनने योग्य है। जो मन में आया कि आप सबके लिए भी एक मोटिवेशनल फोर्स हो सकती है। तो इसलिए आप सभी जो है हमारी जो बाबा की विशेष रत्न है आजकल, क्योंकि जब से ये कोरोना हुआ फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई चाइना की, तो तब से आप भारत में रहकर ही अपनी सेवाएं, और वहां भी यहीं से सेवाएं आप अपनी दे रही हैं। तो किस तरह से सारे चैलेंजिंग पीरियड को पार करते हुए कभी मन में कोई ऊपर नीचे नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम आपसे अनुभव सुनना चाहेंगे। सभी कुमारियां हाथ हिलाकर अपने एक तो वीडियो ऑन करें सभी, और हाथ हिलाकर सपना दीदी का स्वागत करें। हाँ? जी, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर करें, अच्छा नहीं लगता है करेंगे, सामने सभी सबको ऑन देख के। करें। हाँ, सभी करें वीडियो ऑन। थैंक यू उर्मिल दीदी, आपने हाँ, ये चांस दिया है। कुमारियों से बात करना तो वैसे ही अच्छा लगता है, और क्योंकि वहाँ आए भी हैं हम आपके पास पहले, तो कुछ कुछ फेसेस जाने पहचाने लगते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनको देखा है वहां पर भी। और आज तो सिर्फ मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है आपके साथ, और वैसे भी मुझे क्लास कराने से ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि दैट इज समथिंग प्रैक्टिकल अपने जीवन से। जैसा अभी दीदी कह रहे थे, सिर्फ चाइना की बात नहीं, लेकिन शुरू की भी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर देखती हूँ, जब से ज्ञान में आए, या ऐसे कहें कि ज्ञान में आने से पहले से ही, क्योंकि जो कुछ एक ऐसी फीलिंग्स थी जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते थे। भगवान के अस्तित्व को लेकर के तो क्वेश्चंस थे ही, और अगर उस वक्त वो क्वेश्चंस कोई सुनता तो उसको यही लगता कि ये नास्तिक है। लेकिन भगवान से प्यार बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने तरीके का था। ऐसा नहीं कि आप जिस तरह से पूजा पाठ या जो भी आप करने को कहते हैं उसी विधि से करना है, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग नेचर थी। लेकिन वैसे भगवान से बात बहुत करते थे मन ही मन, और इच्छा भी थी जानने की कि कौन है परमात्मा। बाकी जो भी मिसकंसेप्शंस अब तो हम समझते हैं ज्ञान के हिसाब से, तो जो भी बातें होती थी तो मुझे यही लगता था, हर बात में क्वेश्चन आता था।
अगर वो कहते थे कि भगवान हर जगह है तो उसमें क्वेश्चन, अगर भगवान मंदिर में है तो उसमें क्वेश्चन, और अगर ये व्रत रखना है उसमें क्वेश्चन, और ये इस दिन ये काम नहीं करना है, जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस होते हैं, तो हर चीज के अंदर सवाल थे। और वो सारे क्वेश्चंस बाबा के घर जाते ही डे 1 से ऐसे लगा कि क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो गए। मेडिटेशन सीखने की इच्छा थी, और उसके बाद जब एक बात समझ में आ गई ना कि भगवान आया हुआ है, आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड एम्बिशंस, जो उस वक्त की मेरे मन की स्थिति थी, नॉर्मली किसी की भी होती है, बहुत सारे एम्बिशंस अपने लाइफ में होते हैं, उसी टारगेट को लेकर के हम चल रहे होते हैं, उसी टारगेट को लेकर के हम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और लौकिक जॉब्स की एक संकल्प रखते हैं। वो सब कुछ था, इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, पैसा कमाना है, अपना एक स्टेटस होना चाहिए, सब कुछ जैसे होता है। और उसमें भी मैं ये कहूंगी अकॉर्डिंग टू माय नेचर, फिर जो करना है तो फिर वो अच्छे से करना है, फिर आधा अधूरा नहीं करना है। तो इसलिए ये संकल्प था हमेशा से ही। थोड़ा सा फेज आया ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, ज्ञान बहुत जल्दी कैच कर लिया, और ये भी बहुत जल्दी कैच कर लिया कि अब भगवान का काम चल रहा है, संगम युग बहुत छोटा सा है, नई दुनिया आने वाली है, और अब मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक तरफ ये बात बहुत जल्दी क्लिक हुई, और उसके साथ साथ जो इतने लंबे समय से एम्बिशंस बनाए हुए थे, तो थोड़ा सा फेज ऐसा था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट था। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करना वो तो कोई और नहीं कर सकता है, उसको दूर, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा। घर से सपोर्ट मिला, मगर उतना उस तरह का सपोर्ट नहीं हो सकता है किसी का भी बाहर से, जो आपके मन की दुविधा अंदर चल रही होती है ना, उसको कोई और क्लियर नहीं कर सकता जब तक आप उस पर वर्क नहीं करते, जब तक आपके अंदर प्रायोरिटी आपको समझ में नहीं आती है। क्योंकि अगर आज व्हेन आई लुक बैक नाउ, आज मैं मुड़ करके अगर देखूं उस स्थिति में, एक टाइम ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि चलो साथ साथ दोनों चीजें चल सकती है ना, वो भी कर लो और साथ साथ में ये भी कर लो, वो भी है, वो भी एक लाइफस्टाइल है, वी कैन अडॉप्ट दैट वे ऑल्सो। लेकिन आप सब जो सामने हैं और जो खास करके दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे, क्या आपके मन में कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफ और जो मेरी लौकिक लाइफ है, उसके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है, द्वंद्व आता है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक ही हाथ खड़ा हुआ है, 2 हुए हैं, ओके। अच्छा, किस किस को लगता है कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता मुझे कभी, जो चल रहा है एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता? ओके, तो मतलब पार कर चुके हैं वो वाली स्टेज को, अभी जैसे चल रहा है ऐसे ही चलना है, दिस इज परफेक्ट। और देयर इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि मुझे चेंज करना है, लगता है, राइट, यस, लगता है कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत तो है। तो पहले तो मुझे ये देखना है, जो मैं अपने अनुभव से समझती हूँ, मेरे अंदर रहा, कुछ समय तक रहा ये वाला कॉन्फ्लिक्ट कि क्या करना है, क्योंकि वो जो एम्बिशंस थे वो भी किसी और के दिए हुए नहीं थे, वो भी मैंने ही क्रिएट किए थे, मेरे बहुत लॉन्ग टर्म के थॉट्स, एम या गोल्स कहें, और उसके साथ साथ उसके ऊपर डाले हुए मेरे एफर्ट्स,
बहुत मैंने उसमें समय लगाया है, एनर्जी लगाई है, सब कुछ किया है। अब ये जो थॉट आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे शायद आई थिंक 2-2.5 महीने के बाद ही ये लगने लग गया था कि मुझे समर्पित होना है। अब ये जो थॉट आ रहे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मुझे कोई और नहीं दे रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे क्या करना है। और उस वक्त की स्टेज में मैं किसी से डिस्कस नहीं कर रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि बात मैं तब करूं अगर मुझे कुछ फाइनल जैसा लग रहा हो। और इतनी जल्दी, इट वाज सो फास्ट, कि इतनी जल्दी मैं किसी को बोलूं भी तो वो उनके ओपिनियंस का इन्फ्लुएंस आ जाएगा मेरे ऊपर। क्योंकि अगर मैं जो सेंटर के दीदी हैं उनसे मैं बात करती हूँ तो सो ईदर यस और नो, यही होगा ना। अगर वो यस करते हैं, मैं पूछती हूँ और वो यस करते हैं, ओके, फिर वो फाइनल हो जाएगा। और अगर वो नो करते हैं तो वो भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, कुछ देर तक रहा। फिर बाबा मिलन के लिए जब गए, और लेकिन बात इतनी ज्यादा समझ में आ रही थी कि पता था कि दिस इज माय लाइफ। क्योंकि हमेशा से एक चीज तो लगती थी कि ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है, जैसे सब लोग जीते हैं वो नहीं जीनी है, कुछ स्पेशल करना है, कुछ यूनिक करना है, ये हमेशा लगता था। लेकिन वो यूनिक क्या है ये नहीं पता था। अच्छा, ज्ञान मिल गया और समझ में आ गया, ये अपने आप में भी यूनिकनेस थी। क्योंकि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, भले आप घर में हैं, अपने परिवार में हैं, तो भी आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ये तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिस भी एज में आप आए। हो सकता है आप में से कई बिल्कुल बचपन से भी आए होंगे ज्ञान में, बट दैट वाज नॉट माय केस। मैं तो कॉलेज में थी जिस वक्त मैंने ज्ञान लिया है। तो वो परिवर्तन आ रहा है, वो अपने आप में हमारे जीवन को यूनिक बना रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लगने लगा कि अगर मैं पूरा पूरा बाबा की श्रीमत को सच में फॉलो करती हूँ ना, और जो चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, दादियों की कहानियां सुन करके और सब बातें और सीनियर्स को देख करके, जो कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, इफ आई रियली वांट टू डू दैट, सच में मैं पूरा धारण करती हूँ, तो मैं इस दुनिया में फिट ही नहीं होती हूँ। तो अगर मुझे उस दुनिया में भी फिट होना है साथ में, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इफ यू अग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चाहे क्योंकि मुझे करना था, अगर मुझे करना है तो मुझे 100% करना है। अगर मैं 100% करती हूँ तो आई एम ऑड वन आउट, अगर मैं उस क्राउड में हूँ। और वो हो रहा था मेरे साथ, कॉलेज में ही शुरू हो गया था, हो रहा था। और अगर उस फेज में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉम्प्रोमाइज करती, और कॉम्प्रोमाइज करके मैं उनके साथ भी, जब मैं उन सबके साथ हूँ, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल है या लौकिक जो भी रिलेशंस और कनेक्शंस हैं, उन सब के साथ होते हुए, मतलब उनके हिसाब से थोड़ा बातों में या जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें। लेकिन आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि बात पूरी समझ में आ गई है। अगर आज बाबा ने मुरली में कहा है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे था कि आज अगर बाबा ने मुरली में कहा कि चालू भाषा भी नहीं बोलनी है, तो वो चालू भाषा भी नहीं बोलनी है। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चालू भाषा, स्लैंग जो बोलते हैं हम। तो वो बहुत सारे स्लैंग्स हम अपनी कॉमन भाषा में, वो एक, आज तो और ज्यादा है, उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन जो ऑर्डिनरी शब्द थे वो भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। जो ड्रेसेस, जो चीजें मेरे को पसंद थी, वो एक एक दिन भी नहीं कहूंगी, एक सेकंड में जैसे थॉट आया और मुझे लगा कि नो, इट्स नॉट फॉर मी। मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, माय फादर, वो आए एक दिन शाम को ऑफिस से वापस आके, कहते कि ये एक ना मैंने ड्रेस देखी है, तुमको ऐसी बहुत सूट करेगी। आई डोंट नो ही वाज टेस्टिंग मी और व्हाट। तो कहते कि ये ना आजकल सब लड़कियां ऐसे पहनती हैं,
और मैंने बहुत नशे से उनको कहा, लड़की नहीं हूं मैं, ब्रह्मा कुमारी हूं। तो ये एकदम से जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन था कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है, दिल ही नहीं कर रहा है करने का जिससे मैं ऑर्डिनरी दिखूं, साधारण नहीं हूं मैं। तो ये बात समझ में आ गई थी। माना एक है कि ज्ञान में चलना, लेकिन वो ये हो गया था कि मुझे चलना है तो मुझे अच्छी तरह से चलना है हर एस्पेक्ट में। नवरात्रि का दिन आया, फर्स्ट नवरात्रि सेंटर पे, और आप सबने देखी है नवरात्रि पे क्या करते हैं, कुमारियों को या कन्याओं को सामने कन्या पूजन होता है सबको। वहां पे भी ऐसे ही होता था, चंडीगढ़ सेंटर की बात कर रही हूँ मैं। तो दीदी ने, अचल दीदी थे उस वक्त, तो दीदी ने बुलाया, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि आज सिर्फ वो कुमारियां उठेंगी जिन्होंने संकल्प पक्का किया हुआ है कि जीवन बाबा को देना है। बहुत सारी कुमारियां थी क्लास में, पुराना सेंटर, पुरानी सेवा, कई उनमें से बहुत बचपन से भी ज्ञान में थे। और मैं देख रही हूँ, मेरी तो फर्स्ट टाइम मैं नवरात्रि देख रही हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है क्या होता है, कैसे करते हैं। सारे फेस्टिवल्स नए थे मेरे लिए। तो मुझे पता है ये सब कुमारियां हैं यहाँ पे, लेकिन एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, एक भी खड़ा नहीं हो रहा है। और मुझे पता नहीं अंदर से क्या पुल हुआ, क्योंकि पहले तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ, क्योंकि ये सब पुराने हैं, मैं नहीं हूँ। और लेकिन अंदर से मुझे ये लगने लगा कि दीदी बोल रहे हैं जैसे बाबा बोल रहे हैं, और ये क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। इट वॉज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी कि खड़े होना चाहिए ना, बाबा बुला रहे हैं। जब जब कोई खड़ा नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल वन, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जिम्मेवारी है कि कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कुमारीज मैं खड़े हो गई। क्योंकि मुझे जैसे होता है ना, आपको लगता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इतनी सब कुमारियों में से एक भी खड़ी नहीं हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं एकदम से खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता कि बाबा मेरे लिए क्या कर रहे हैं उस वक्त, ये मेरे लिए ही हो रहा था शायद सारा सीन। और सच में लास्ट तक भी कोई भी दूसरा खड़ा नहीं हुआ। और दीदी ने मुझे आगे बुलाया और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, और सबको कहा, ताली बजाई सबने, और जैसे एक डिफरेंट। और मुझे अभी तक भी पूरा नहीं पता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अनजाने में, मगर भगवान के प्यार में और उस जिम्मेवारी के थॉट ने भगवान से प्रॉमिस करा दिया। और वो प्रॉमिस जो हो गया एक बार, क्योंकि शायद बाबा को भी पता था कि इस बच्चे का जो नेचर है ना, अगर प्रॉमिस कर दिया है, कमिटमेंट कर दी है, फिर ये पीछे हटने वाला नहीं है। थॉट में भी किया ना, मैं कई बार ये बात, पहले इसको मैं इस तरह से लिया करती थी कि कई बार इस चीज का प्रेशर होता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया है तो मुझे वो करना ही है। अगर मैंने आपको कहा है, आप भूल भी जाओगे, लेकिन मुझे नहीं भूलता है और मुझे लगता है कि मुझे करना ही है। सो दैट वाज माय संस्कार शुरू से लेकर के। तो वही चीज शायद बाबा ने करानी थी कि कैसे संकल्प पक्का कराया। सेम सिमिलर चीज फिर रिपीट हुई मधुबन में। मधुबन जब गए, उस वक्त सारी दादियां, सब दादियां हुआ करते थे, तो स्टेज पर सब अनुभव सुना रहे थे और साकार के अनुभव को वो शेयर करते थे, और बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग एक ऐसी फीलिंग। बड़े दादी ने पूछा, देखा कि कुमारियां आई हुई हैं, तो बड़े दादी ने पूछा कि कौन कौन बाबा के हैंड्स बनेंगे। और फिर से मैं और हमारी लौकिक सिस्टर सारिका बहन, हम सब इकट्ठे चले हैं ज्ञान में, परिवार पूरा। तो हम दोनों फिर से खड़े हो गए बाबा के हैंड्स बनने के लिए। और इसके बाद तो बिल्कुल पक्का हो गया संकल्प, क्योंकि बाबा के पास, बाबा के सामने मधुबन में जैसे
और जब बाबा मिलन हुआ उसमें तो बिल्कुल ही मन जैसे एक थॉट फाइनल कर लिया कि यही जीवन है। बट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी था, क्योंकि ये थॉट भी बहुत स्ट्रांग है, और वो जो अपने एम्बिशंस और एम्स हैं, पुराने वाले गोल्स हैं, वो भी कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एफर्ट बहुत डाला हुआ था। तो मधुबन से वापस आने के बाद बस यही डिसाइड किया कि फाइनल एग्जाम्स के बाद जाना है सेंटर पे। किसी को नहीं बताया, शायद हमारी लौकिक मदर से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और वो भी ऐसा नहीं था कि 100%, बट अंदर में 100% हो गया था कि एग्जाम्स पूरे हो जाएं बस, और फिर जाना है। सेंटर में दीदी को भी नहीं बताया, संकोच बहुत था, हेजिटेशन होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा शाय, बहुत ज्यादा हेजिटेटिंग ऐसी नेचर थी। बात नहीं करना आता था किसी से, ज्यादा आता ही नहीं था, इसलिए मुझे लगता था साइलेंस इज गोल्ड। तो अब ये वाली बात तो दीदी से करनी पड़ेगी ना, कुछ नहीं पता, नशा भी बहुत है, ज्ञान तो अभी है, लेकिन सिस्टम को समझने में तो आपको समय लगता है ना। तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था, अपने आप ही डिसाइड कर लिया, बाबा को बोल दिया, कमिटमेंट हो गया बाबा के साथ, जाना है, फाइनल कर लिया है मन के अंदर। और एग्जाम्स पूरे होने के बाद 1 हफ्ते का मैंने समय लिया, अपना सब वाइट ड्रेसेस वगैरह प्रिपेयर करके और सेंटर पे आ गई। उससे पहले का एक और इंसिडेंट है, क्योंकि कॉलेज से आते थे, तो जैसे कॉलेज में उस वक्त सेंटर पे ये चीज इतनी कॉमन नहीं थी कि हम जीन्स और ये सब पहन करके आ जाएं, तो पता नहीं था। शुरू में कोर्स तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं ज्यादा, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद मॉर्निंग क्लास में खास करके, अब मॉर्निंग में आना था फर्स्ट टाइम मॉर्निंग क्लास में, इवनिंग में कोर्स हुआ, तो जब फर्स्ट टाइम सुबह आए तो ये पता था कि सब वाइट पहन के आते हैं। तो मैंने ढूंढ करके अपनी वाइट जीन्स और वाइट वाइट सब कुछ निकाला, वाइट शर्ट एंड एवरीथिंग, और मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट, क्योंकि वाइट में आना है, तो मैं रेडी थी। क्लास में आ गई। क्लास के बाद अचल दीदी बाहर बैठे हुए थे और वो मिलते थे सबको, जैसे सब ओम शांति कर रहे हैं दीदी को। तो मैं क्लास से बाहर निकली और मैंने दीदी को विश किया, ओम शांति दीदी। दीदी ने मेरे ओम शांति का आंसर नहीं किया, क्योंकि उनका ध्यान मेरे ड्रेस की तरफ था आई थिंक। तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जब उन्होंने देखा जिस तरह से, तो मुझे लगा कि ये ड्रेस ठीक नहीं है। जैसे सिर्फ इशारे से बात समझी है हमेशा से, और ये होता आया हमेशा कि अभी सिर्फ इतना सा इशारा मिला, और अगले दिन मैंने ढूंढ के कैसे भी, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना वाइट यूनिफॉर्म हुआ करती थी एवरी मंडे, तो वो मंडे वाली ड्रेस निकाली, स्कूल यूनिफॉर्म वाला वाइट सूट निकाला, और वो पहन करके नेक्स्ट मॉर्निंग, चुन्नी तो थी नहीं, वो भी मम्मी से ली, और लेकर के मैं चली गई। और क्लास से बाहर निकली, निकलते ही दीदी बोलते ये ड्रेस ठीक है। इसका मतलब वो ठीक नहीं थी, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी उस दिन भी, लेकिन मैंने खुद अंडरस्टैंड किया कि ये कंपैटिबल नहीं है एटमॉस्फेयर के साथ, तो मेरे को चेंज करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी जो इशारा था हमेशा, उस चीज को समझते समझते ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं बड़ों की इस चीज में, कि जरा सा भी कहा अगर दीदी ने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो वो मुझे मानना ही है। हाँ जी का पार्ट तो पक्का कर ही लिया था। कभी कभी हाँ जी में कॉन्फ्लिक्ट भी आया, लेकिन बहुत मोमेंटरी थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि निमित्त ने जो कहा वो उसके लिए शिव बाबा खुद रिस्पॉन्सिबल है, आपकी जिम्मेवारी ही नहीं है। और सिर्फ बाबा जिम्मेवार है ये नहीं कहा, सफलता मिलेगी ये भी गारंटी दे दी है कि उसमें सफलता मिलेगी। अब अपने जीवन में इसमें कौन सी चीज है जो हमें रोक लेती है कई बार ये चीज करने से? क्या चीज मिसिंग है जो हम नहीं कर पाते कई बार? क्या लगता है? आई थिंक वी कैन हैव सम इंटरेक्शन ऑल्सो।
आप चैट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इस चीज को ध्यान से सोचती हूँ, कौन सी चीज स्टॉप करती है, किस चीज का डर लगता है, किस चीज का डर लगता है हमें, जो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, राइट। और किसी का मेनली यही होता है ना। पर अगर मुझे बाबा के ऊपर विश्वास है, ये सारे थॉट्स मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आए, कोई भी थॉट्स नहीं आए, 1% के लिए आया, लेकिन इससे पहले भी व्हेन यू टॉक अबाउट फेथ, निश्चय, भगवान के ऊपर निश्चय, तो मुझे जो बात है इस तरह से समझ आई हुई थी कि अगर, जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि एक ट्रैवलर रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी खाई से नीचे गिरती है और वो फिर भी बच जाता है, एक डाली उसके हाथ में आ जाती है। रात बिल्कुल अंधेरी रात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान का भक्त है, याद करते करते भगवान ने उसको बचा लिया, लेकिन अब वो भगवान को कह रहा है कि मेरे को यहां से भी तो निकालो, मैं यहाँ कब तक लटका रहूंगा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधेरा है। तो फिर अचानक उसको आवाज आती है कि मैं परमात्मा तुम्हें बचाने आया हूं, ये जो डाली पकड़ी हुई है इसको छोड़ दो। तो उसने क्या किया, उसने डाली नहीं छोड़ी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यही आंसर देते हैं लोग कि नहीं छोड़ी होगी, अपने मन की आवाज है ना, वही आंसर देते हैं कि नहीं छोड़ी होगी उसने, और सच में उसने डाली नहीं छोड़ी, और सुबह को उसकी डेड बॉडी उसी डाली के साथ लटकी हुई मिली, और जमीन सिर्फ 10 फुट नीचे थी। पर वो 10 फुट दिखाई तो नहीं दे रहे थे उस वक्त, कितना नीचे है दिखाई नहीं दे रहा था। विश्वास हम किसे कहते हैं, जब कुछ नहीं दिख रहा तब भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूं भगवान की बात को। विश्वास तो वही है ना, जब दिख रहा है तब वो विश्वास नहीं है, तब तो वो एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट है, तब उसको भी विश्वास नहीं कहते। निश्चय का मतलब ही यही होता है, जब कुछ नहीं दिख रहा तब भी मुझे आई अग्री, आई एक्सेप्ट जो बाबा कह रहे हैं। अब इसमें इसको मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करती हूँ कि अगर सचमुच में वो भगवान की आवाज ना होती, किसी दुश्मन की भी होती, किसी दुश्मन की होती जो चाहता ही नहीं है कि ये बच जाए, कोई भी आवाज होती, लेकिन उसको ये विश्वास होता कि ये भगवान की आवाज है, तो भी बच जाता। अगर जमीन 10 फुट नहीं 1000 फुट नीचे होती, मगर उसको यह विश्वास होता कि भगवान आया मुझे बचाने के लिए, तो भी बच जाता। तो मेन बात ये नहीं है कि सिचुएशंस क्या हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, या आगे क्या होगा, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो वाली बातें सब, चाहे हम हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन फेथ की बात है। सारी कहानी जो लिखी जाएगी और जिसके यादगार बनेंगे, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ विश्वास होगा, सिर्फ और सिर्फ निष्ठा। तो इसलिए मैंने तो यही समझा है, और इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि जब बड़ों ने कहा आपने कर लिया। बहुत बार ऐसे होता था सेंटर पे आने के बाद भी, अब मैं जब सेंटर पे आ गई तो दीदी भी सरप्राइज थे कि ये ऐसे ही आ गई, सामान भी लेकर के आ गई, और अब आ गई, अब जाना नहीं है, उसके बाद घर नहीं गए, आ गए माना आ गए। फिर ऐसा नहीं होता है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, हम आपको कोई वो ड्रीम नहीं दिखा रहे हैं, कोई बहुत स्वीट ड्रीम कि चैलेंजेस नहीं आते। अरे तैयारी चल रही है स्वर्ग बनाने की,
अलग अलग प्रकार के अलग अलग संस्कारों वाले सब आकर इकट्ठे हुए हैं, तो बातें नहीं आएंगी। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने में जो हम एफर्ट लगाएंगे, वो एफर्ट से हमारा भाग्य जमा होगा। बाहर की दुनिया में उतना ही एफर्ट या उससे कहीं गुना ज्यादा एफर्ट भी हम लगाते हैं उस दुनिया में एडजस्ट होने के लिए, कोई भाग्य जमा नहीं हो रहा है। इसमें एवरी टाइम जब चैलेंज आ रहा है, एवरी टाइम वन स्टेप फॉरवर्ड, आई एम मूविंग। मैं अपने सतयुग के गोल के नजदीक जा रही हूँ। जितनी बार बातें आ रही हैं, जितनी बार भी ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम छोटा सा भी कुछ करते हैं ना, तो जैसे मेरे बाबा के घर में बाबा के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा एक एक पल उसके लिए हो जाता है। फिर कईयों ने मुझे ये भी कहा कि आप अब अच्छी जॉब मिल सकती है, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सबके लिए ये शॉकिंग बात थी। हमारे फैमिली में लौकिक फैमिली में जो हमारे रिलेटिव्स थे, एक एक करके सब आए समझाने, ब्लेम भी किया सेंटर पे, दीदीज को सबको ब्लेम भी किया कि हमारा मास्टरपीस ले लिया आपने। क्योंकि सबको होप्स थी कि ठीक है, सब अपने अपने फील्ड में सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की एक होप थी कि ये तो कुछ खास करेगी। खास तो करना ही था, लेकिन जिस तरीके से वो सोच रहे थे उस तरीके से नहीं करना था, तो उनको ये काफी शौक लगा इस चीज का, तो वो सब समझाने के लिए आते थे। मगर अब हमारे साथ जो हमारे कलीग्स थे या जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके साथ हम प्रैक्टिस करते थे, इवन ही ऑल्सो सेंट अ मैसेज कि मतलब एक अलग तरह की उन सबकी उम्मीदें थी, तो उनको यही लगता था कि ये क्या कर रही है। तो मैंने एक ही लाइन बोली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो दुनिया में बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं से वो काम हो ही जाएंगे सभी के। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ध्यान से अगर देखा जाए, जॉब को हमारी जरूरत नहीं होती, हमें जॉब की जरूरत होती है। जॉब को हमारी जरूरत नहीं होती, उस काम को हमारी जरूरत नहीं होती जो लौकिक दुनिया में चल रहे हैं, हमें जरूरत लगती है। अब जब हमारी जरूरत बदल जाती है, तब बात अच्छे से समझ में आती है कि दुनिया को जरूरत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, दुनिया को जरूरत योगियों की है। आज हम इधर बैठे होते हैं और वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे सामने बैठे होते हैं। जब वो टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, अभी ईयर एंडिंग आ रहा है, अभी उनका स्पेशल सेशन रखा है, हम भी उसी क्यू में होते, लेकिन बाबा ने उस भीड़ में से निकाल के इस तरफ बिठा दिया। उन सब की समस्याओं को सॉल्व करने वाले तो सिर्फ वही योगी हो सकते हैं जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि दुनिया को जरूरत किस चीज की है। इसके बाद भी हर चीज में, और अगर हमें ये लगता है, हर एक की अलग अलग सिचुएशंस होती है, किसी की तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं लौकिक में, अपने भाई बहनों की या पेरेंट्स की, पर हमें सच में एनालाइज करना होता है इस चीज को कि सचमुच रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर मैं अपनी इनसिक्योरिटी को मैंने कवच पहनाया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अगर सच में है तो फिर तो मेरा रोल उस तरह से ही चलेगा, उस चीज को बैलेंस करने के लिए। और बैलेंस का भी मतलब क्या है? ठीक है, मुझे वो भी रोल अपना अच्छे से करना है, और अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा रोल इस तरह का है, तो उसमें भी बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब उधर भी निभाना है और इधर भी निभाना है। बैलेंस का मतलब
मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मैंने समझा बैलेंस का मतलब, कि मिनिमम रिक्वायर्ड मुझे अपने लौकिक में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें देना है मिनिमम रिक्वायर्ड। उससे इतना सा भी ज्यादा भगवान के साथ चीटिंग है, सच में चीटिंग है, अपने साथ भी चीटिंग है अगर उससे ज्यादा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम ज्ञान में आए तो हमें एकदम से लगा कि सब कुछ, बहुत सारे फेवरेट सीरियल्स थे, फेवरेट हॉबीज थी, या और सब चीजें थी, वो ऐसे छूटा। टीवी नहीं देखना है मतलब कि नहीं देखना है, वो फिर बस बंद हो गया। गलती से भी अगर कहीं गए हैं तो टीवी अगर चल रहा है ना, तो मतलब इट वाज लाइक कि उस तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि जैसे संकल्प किया है ना, तो संकल्प फिर पक्का किया है। हर चीज में ऐसा था। और शायद इस चीज की ब्लेसिंग्स और इस चीज की मदद जो बाबा की मिली है हमेशा, वो इस कारण से ही मिली है कि इस बच्चे का तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, भगवान को भी यही लगेगा ना। और सेंटर पे आने के बाद भी हमेशा ये था कि दीदी ने कहा है, और उनको भी पता था कि इसको जो कहा है वो मना भी नहीं होगा और वो टाइम पर हो जाएगा। जहां पर कोई नहीं मिल रहा होगा, किसको बोले, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि दीदी मेरे पास आए, होप से आए, और मैं किसी भी कारण से एक्सक्यूज दे करके उनको मना करूं। सच में भी एक्सक्यूज है, सच में भी रीजन है, तो भी आई ट्राई कि जितना हो सके मैं उस चीज में सहयोग दूं। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कारोबार होते हैं सेंटर के ऊपर भी। तो ऐसे ही चाइना जाने का भी ऐसे ही बना है। दादी ने कहा और नो क्वेश्चंस। दादी जानकी ने बोला था, पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कुछ कंट्रीज के चॉइस थे, कहाँ जाना है तुम बताओ। तो आई सेड कि मैं कैसे बताऊं, आप ही बताइए, क्योंकि आप जो बोलेंगे, ये विश्वास बहुत था, पक्का था कि जो निमित्त के द्वारा बाबा बुलवा रहे हैं वही राइट है, और जो बाबा को ठीक लगेगा ना उस वक्त वो उनको टच करके वही बुलवा देंगे। आप ये वाली प्रैक्टिस एक हफ्ता करके देखो, 100% कि बाबा को बोल दो, लेकिन बाबा के पोस्ट ऑफिस तो यही है ना सभी। और बाबा ने बड़ा क्लियर किया, जैसे ब्रह्मा बाबा का रोल था, ऐसे ही निमित्त के लिए बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जरा सा भी थॉट किए बिना अगर आप प्रैक्टिस करके देखो, छोटी बड़ी हर चीज में बाबा को बोलो कि बाबा इस चीज के लिए मेरे को क्या आपकी आज्ञा है, और फिर वो क्वेश्चन लेके जाओ निमित्त के पास कि बाबा उनसे आप ही बुलवा देना। करके देखेंगे, ट्राई दिस फॉर एनीथिंग, तो आपको सच में फील होगा। और लेकिन उसके बाद थॉट नहीं चलाना, क्योंकि उसमें ही सक्सेस है, उसी में ही सफलता है। थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स। तो दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी, अगर दीदी हम ऑफिस का काम, जैसे हमें 8 घंटे रिक्वायर्ड होता है कि हम 8 घंटा डिवोट करें अपने जो भी हमारे वर्क रिलेटेड आइटम्स होते हैं, और हमें लगता है कि हम थोड़ा सा बीच में सेवा भी इंक्लूड कर लेते हैं काम के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं हम मतलब अपने कर्मों में ऐसा तो नहीं कर रहे हम इनजस्टिस कर रहे हैं, बिकॉज वहां से हमें सैलरी मिल रही है और हम कमा रहे हैं, बट उनको पूरा मतलब उनको बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली सेवा कर रहे हैं, तो ये मतलब कहीं हम बेईमानी तो नहीं सीख रहे? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस सिचुएशन में बेईमानी नहीं है, आपने काम पूरा किया। मतलब ये आपने इफेक्ट हो जाता है थोड़ा ना, इफेक्ट पड़ता है उस पे अगले दिन, मतलब अ, जैसे एक दिन का काम हम 2 दिन में खींच लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक दिन की सैलरी हमने फीकी ले ली फिर। नहीं, काम के ऊपर वो तो ठीक है कि आप वो चीज 1 घंटे में कर सकते थे, आपने 4 घंटे लगाए। लेकिन अदरवाइज भी, अगर आप अदरवाइज भी देखो, जो वर्क कल्चर चल रहा है
अभी अगर आप उस काम को सच में 1 घंटे में पूरा कर देंगे तो आपको 4 गुना ज्यादा काम दे दिया जाएगा, और दे देंगे, हाँ। आपको दूसरों का काम भी दे दिया जाएगा। सो दिस इज फाइन। और बाबा के लिए सेवा को प्रायोरिटी में रख के अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमने काम ही पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आपके कंपनी को कुछ लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से। दिस इज जस्टिफाइड, कंप्लीटली जस्टिफाइड जो आप सेवा कर रहे हो। बल्कि ये लगना चाहिए कि काम के वजह से सेवा में कोई हर्जा तो नहीं हुआ, अपने लौकिक जॉब की वजह से, उसको प्रायोरिटी देने की वजह से ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरे को यहाँ एक्सक्यूज देना पड़ा कि मेरा काम ज्यादा है इसलिए आज मैं सेवा में नहीं आ सकती हूँ या ये मैं काम नहीं कर सकती हूँ। वो चीटिंग हो जाएगी। दीदी आई हैव अ जी क्वेश्चन। जी। समटाइम क्या होता है कि आपकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और उसकी वजह से आप अगर अपनी मनमानी करते हो और दे गॉट हर्ट, तो यू फील लाइक कि मतलब अपनी जो लौकिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि पेरेंट्स की किसी को हर्ट नहीं करना है, वो भी पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं करना है, तो वो हम कर देते हैं। लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हम उनको हर्ट कर रहे हैं और अगर हम उनकी सुनते हैं तो हम खुद हर्ट होते हैं और कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो जाता है लाइफ में कि आप ना तो इस तरफ जा पाते हैं ना ही आप उस तरफ रह पाते हैं, क्योंकि उनकी सुनेंगे तो हम हर्ट होंगे और हम अपनी चलाएंगे तो वो हर्ट होते हैं। फिर आप गॉड से हेल्प मांगो तो वही बात है, बाबा ही सब संभाले, तो बाबा के ऊपर छोड़ दो और फिर बैठ जाओ कि अब आप देखो और आपका काम। तो उसके बाद आपको मतलब सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है, मतलब ना कोई हेल्प मिल पा रही है ना कुछ। तो उस चीज में अगर कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा कि हेल्प लें तो लें किससे। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये समझने की है, जहां आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो पेरेंट्स को पसंद नहीं है तो उनको हर्ट होता है, लेकिन आपको बड़ी क्लियर लाइंस डिफाइन करनी है कि बाबा की श्रीमत मुझे पूरा फॉलो करनी है और उस श्रीमत को फॉलो करने में अगर उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, उनकी अपनी तरह की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल राइट है। अगर वो ज्ञान में नहीं है तो उनकी अपनी तरह की उम्मीदें होती हैं आपसे, लेकिन उनकी अपनी उम्मीदों की वजह से, अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से वो हर्ट हो रहे हैं, आपकी वजह से नहीं हो रहे। समझो आप वो कमरा साफ अगर कर वो रही है, इनको परेशानी हो रही है कि सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है, सब खुला। तो होता क्या है कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप ये करो जो कि आपको लगता है कि श्रीमत के हिसाब से नहीं है। वो भोजन की बात हो सकती है, वो कोई भी और ऐसी चीज हो सकती है कि आप कहीं गए बाहर और वहां पे आपको वो फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ पे तो खा लो, और आप मना करते हो तो उनको बुरा लगता है। You can unmute and say. आप कुछ कह रहे थे आकांक्षा? It's about marriage. Yeah, It's all so about the same thing. marriage. It's the same thing. अब इसके अलावा सब कुछ करवा लो, हम बाबा की, हम आपकी भी पूरी सेवा करेंगे, हम आपके आगे जोर से नहीं बोलेंगे, हम आपको कभी भी पलट के जवाब नहीं देंगे। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, अगर आप ये सारी चीजें कर लो तो उनके पास रीजन नहीं है आपको कंप्लेन करने का कि आप ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हो। और जो मैरिज की बात है, जहां तक, वहां मुझे जो लगता है वो सिर्फ आपके अंदर जब ये बात 100% होती है तो इट डजंट मैटर टू यू, और व्हेन इट डजंट मैटर टू यू, थोड़ी देर के बाद उनको भी मैटर नहीं करता। उनको सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो है कि बच्चे खुश रहें और सिक्योर रहें। उनको सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। और अगर आपको इस बात पे विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारी लाइफस्टाइल में मैं खुश भी हूं और मेरा जीवन सिक्योर भी है, तो आप उनको विश्वास दिला सकते हो।
उनको इस बात पे कन्विंस करना ये आपका काम है, मगर आप कन्विंस तब कर पाओगे जब आपको विश्वास होगा। सिर्फ यही रीजन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत सोशल प्रेशर हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होता है। एक बारी उस फेज को क्रॉस कर लेते हैं और वो आपके सहारे क्रॉस करेंगे उस फेज को। जब आपका फर्म फेथ देखेंगे तो उनके लिए इजी हो जाता है, वो पूरी सोसाइटी को फेस करना भी इजी हो जाता है। No, it's not about लव the मैरिज faith. करके भाग के, सिर्फ लव मैरिज नहीं, भाग के भी चले जाए ना बच्चा, और पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट हों उस रिश्ते के, फिर भी दुनिया के आगे वो उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनका बच्चा है। और अब जब उनको वो विश्वास हो जाता है कि इसने जो डिसीजन लिया इसमें ये खुश रहेगा, उसमें भी सपोर्ट कर देते हैं वो। और अगर उनको ये भी नहीं लगता है कि सच में ठीक है या नहीं, लेकिन दुनिया के सामने तो सपोर्ट कर ही देते हैं, फिर भी कर देते हैं। तो इसलिए सोशल प्रेशर कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, अगर आप को विश्वास है और आपके विश्वास के बेसिस पर उनको विश्वास होगा। जी जूली। ओम शांति दी। नोट किया। एक्चुअली मेरी कंप्लीट फैमिली वैसे ज्ञान पे चलती है, बट मेरे पापा का कहना है कि हमारी दो लाइफ, एक ब्रह्मा कुमारी की लाइफ है और एक ये सोसाइटी है। तो अगर आपको उनके लाइफ में रहना है तो आप वहां जाओ। अगर आपको यहाँ हमारे घर में रहते हुए उनके लाइफ में रहना है तो आप हमारे, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। घर में रहते हुए उनके लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हो आप। आपको या तो उनको चॉइस चूज करो, या आप यहाँ रहो और हमारे अकॉर्डिंग चलो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपका खुद का भी संकल्प है सेंटर पे जाने का, समर्पित होने का? समर्पित होना एक है कि समर्पित अलग रह के अपने आप सब कुछ हैंडल करना, एक होता है सेंटर में समर्पित हो जाना, मीन्स उनके साथ ही रहना। ऐसा कभी आगे से कभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं कि सेंटर की मतलब सपोज होता है ना कि आप वहाँ रह सकते हो, ऐसा तो कभी नहीं सोचा है हमने कि वहीं पे रह जाएंगे। और जो हमारी जो क्वालिफिकेशन एट ऑल है उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं सोच सकते कि हम अकेले भी हैंडल कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो आप क्यों नहीं ये संकल्प करते? इस बारे में आप अपने दीदी से बात कर सकते हो ना। अगर इस तरह से एक बने कि आप रह सकते हो और आपको लगता है कि मुझे ये जीवन पूरा बनाना है, तो मैं तो समझती हूँ टेक इट पॉजिटिवली, आपके पेरेंट्स एक तरह से इनडायरेक्टली तो सपोर्ट ही कर रहे हैं आपको कि आप इस जीवन में जा सकते हो, आपको परमिशन है। तो आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि ये क्या कल्चर होता है, ब्रह्मा कुमारी कल्चर क्या है। बात करके, दीदी से बात करके इस बात को अंडरस्टैंड करो कि सेंटर पे रहने वाला जीवन कैसा होता है। सेशन के बाद में आप बात कर सकते हैं, उर्मिल दीदी से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो वो गाइड करेंगे आपको। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, या सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती, लेकिन आत्मा की जो भी विशेषताएं होती हैं वो पूरी तरह से यूज होती हैं, कंट्रीब्यूट होती हैं सेवा में। और हमने तो ये भी देखा है कई बार जो विशेषता नहीं भी होती वो भी बाबा दे देते हैं। और आपके अंदर एक और ऑफ कोर्स सेंटर पे हम सबके साथ होते हैं, तो जो जहां तक बात है कि फ्यूचर सिक्योरिटी की, वो भी इजी हो जाता है। जैसे आपने अभी अभी ये बात कही ना कि अकेले रह करके अलग से भी कर पाए वो भी मुश्किल है। तो बाबा का घर तो है ही है, लेकिन उसको किस तरह से, उसका क्या, मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं है ना, तो आप दीदी से बात करके बाद में इस बात के लिए गाइडेंस अलग से जरूर ले सकते हैं कि अलग अलग क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। हाँ जी, आकांक्षा। दीदी आई हैव अनदर क्वेश्चन। क्योंकि जैसे अभी टाइम्स भी चेंज हो रहे हैं और सेवा का पैटर्न भी जब ब्रह्मा बाबा के टाइम से बदलता जा रहा है, तो मतलब अब ऐसा फील होता है कि सेंटर पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अगर आप कोई करियर वाइज कुछ ज्यादा अच्छा अचीव करो तो आप शायद लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे।
और मतलब आप बहुत लिमिटेड हो जाओगे एक जगह रह के। तो इसके लिए भी आपके क्या व्यूज है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सेंटर पे जरूरत नहीं है, सेंटर पे तो बहुत जरूरत है। सेंटर पे बहुत जरूरत है ऐसे समर्पित हैंड्स की, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो उस अनुसार मैं बता रही हूँ। और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, हमारे सामने कुमारियों के लिए, सभी कुमारियों के लिए एग्जाम्पल है मम्मा। ज्ञान की देवी है सरस्वती, बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले, बड़े बड़े कॉलेजेस आज भी किसकी पूजा कर रहे हैं? सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। सारी क्वालिफिकेशंस के लेबल्स उसके नीचे हैं। और हमारे सामने रोल मॉडल मम्मा है, हमारे सामने एग्जाम्पल मम्मा है। और जहां तक जरूरत की बात है, जरूरत तो बहुत है, और अच्छे हैंड्स की तो और भी ज्यादा जरूरत है। आज भी सेवाएं बहुत हैं, और जब हैंड्स होते हैं तो सेवाएं और क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि अभी तो बाबा का काम बहुत सारा बाकी है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन में सब कुछ शिफ्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन ठीक है, हमारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं ऑनलाइन में, हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन बाबा के घर जो बाबा ने बनाए हैं, एक एक शरणा स्थल बनने हैं। सिर्फ मधुबन नहीं, एक एक बाबा का घर, वहीं आकर के सब आत्माओं को राहत मिलनी है। और उस स्थान के वाइब्रेशन बनाने वाले तो हम सब हैं ना। उसमें जितने अच्छे अच्छे बच्चे होंगे तो उतने अच्छे वाइब्रेशंस वहां पर होंगे। और जब कोई दुखी परेशान कोई आएगा वहां पे, और ज्यादा आएंगे ना, तो एक दीदी थोड़े ही अटेंड करेंगी सबको। वहां पे आपको कोई मिले, जब कोई आती है आत्मा बाहर से दुखी होकर के आती है, सामने उसको देवी बैठी हुई मिले, आप सब देवियां है ना, तो वहां बैठी हुई मिले, ये थोड़ी कि देवी तो अभी 9 to 5 तो उसकी जॉब है, 5 o'clock अवेलेबल होती है, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो बेचारा निराश हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन डेडिकेटेड, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर डेडिकेशन है, अगर आपको लगता है मेरे अंदर कमिटमेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरा बाबा से प्यार है, एक बाबा दूसरा ना कोई है, तो आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है आपकी। जी सीमा। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। जैसे अभी मैं वर्किंग हूँ, तो मतलब इट्स लाइक इतनी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, लाइक मतलब बैक टू बैक ट्रेनिंग्स होती रहती हैं न्यू सॉफ्टवेयर्स की, एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन सैटरडे संडेज ऑल्सो। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को भी मतलब ऐसा लगता रहता है कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। आई मीन जैसे अभी अगर आपको मिड सीनियर से सीनियर लेवल पे जाना है या कुछ आपको वो करना है, तो यू नीड टू गिव टाइम फॉर दैट, कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड अदर साइट्स, और उसके लिए भी आपको फिर सोचना भी है, क्रिएटिव। तो एक तरफ आपने कहा कि मिनिमलिस्टिक देना है अपनी जॉब को और फैमिली को, बिल्कुल जितनी जरूरत है उतना ही। तो इस केस में तो फिर आई मीन यू मीन टू से कि हम उसी लेवल पर ही रहे एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग विदाउट बीइंग एम्बिशियस। आपको क्या लगता है? दोनों में से एक टारगेट हो सकता है, या तो पुरानी दुनिया की अचीवमेंट्स की इच्छाएं और आकांक्षाएं, या फिर नई दुनिया की इच्छा। दोनों साथ साथ मुश्किल है। फिर हाँ, नई मतलब दुनिया कहीं ना की कहीं जो वो है, और contradictory- जो हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी है, डेफिनेटली है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर हम पूरा बात करते हैं ना, पूरा पूरा फॉलो करने की, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो कुमारी जीवन है ना, इट्स डिफरेंट। नहीं, आई एम नॉट कुमारी। कुछ ओके, तो अगर
क्योंकि बात कुमारियों की हो रही थी क्योंकि तो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं सैटरडे संडे बहुत प्लान्स बनाती हूँ कि मुझे ये अव्यक्त मुरली की स्टडी करनी है, योग चार्ट रखना है, और मंडे को ना वो सब प्लान्स मतलब ऐसे डस्टबिन में चले जाते हैं, फिर फ्राइडे इवनिंग याद आता है। और कई बार तो ये होता है कि वो फिर सैटरडे संडे भी इतना काम होता है, देन वी नीड टू ओपन द लैपटॉप एंड डू द वर्क ऑन दोज डेज आल्सो। तो मैं वही कहीं ना कहीं कई बार डिसाइड नहीं कर पाती कि मतलब किस तरीके से इस चीजों को किया जाए। नहीं, देखो एम्बिशंस एक होता है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना वहां पे आप एफर्ट डालना, बट एनर्जी, रिक्वायरमेंट के टाइम, हिसाब से फिर वही रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो आपको सैलरी मिल रही है, दैट्स इट। और तो आप उसमें अपने आपका काम बच्चे को चल रहा नहीं है, बोल आपका सकते। काम चल रहा है, अच्छे से चल हाँ, रहा है। हाँ बाकी मतलब तो चल फिर रहा है। बाकी तो जो टारगेट्स हैं वो जितना मर्जी बढ़ाते जाएं हम, लेकिन मैं अपने काम को कमिटमेंट से करूं, मैं अपनी अच्छी तरह से करूं, ऑनेस्टी से करूं। तो ये भी देखा है हमने, इसका जो दूसरा पहलू है कि आप बाबा को साथ में रख करके बाकी के काम भी आप अच्छे से अपने करते हैं लौकिक के, तो उसमें कम एफर्ट से आपको ज्यादा सक्सेस मिलती है। आपको उसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है जो हवा चल रही है चारों तरफ। यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे। ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं अभी लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहना है, इस पे भी एक्टिव रहना है, प्रोफाइल्स भी अपने नहीं, इट्स लाइक क्रिएटिव सब बनाने लोग हैं। बोलते कि अच्छा इतने साल से अभी नहीं कर रही हो, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही लगता तो है कि इसका मतलब इतनी इसका ज्यादा एफर्ट मतलब नहीं कर इसका रहे। मतलब दीज वॉइसेस आर अफेक्टिंग मी। और किसकी वॉइस अफेक्ट करती है? जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट। आप अगर ये सोचते हैं, कोई भी, अब ये चाहे कुमारियां हैं या कोई भी है, अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे बाबा के दिल तख्त पे भी बैठना है और कोई दुनिया में मेरे से नाराज भी ना हो और कोई सभी मुझे 100% अच्छा कहें, नॉट पॉसिबल। ये तो लिख के रख लो, नॉट पॉसिबल। मेरा मेन टारगेट क्या है कि मुझे बाबा के दिल तख्त पे बैठना है। मैं बाबा के दिल तख्त पे बैठी हूँ, बाकी थोड़ा बहुत कंप्लेन्स लोगों की, थोड़ी बहुत, मैं अपनी तरफ से कुछ गलत उनके लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी चलते फिरते लोगों को बोलने की आदत है। कांटों का जंगल है ना, कांटे तो चुभेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई कुछ कहेगा ही नहीं। और उन सबको राजी करने में, जो बाबा कहते हैं ना कि लोक लाज कुल की मर्यादाएं, और इन सबको हम राजी करें, वो वाली मर्यादाएं निभाएं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो करें, या तो हम वो सब कर लें, उसके बाद भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, या फिर मैं भगवान की जो मेरे से आशाएं हैं उसको पूरा कर लूं, बाकी सब कुछ में जितना मेरा टाइम बचता है ना मैं करूं। अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का, अपने को प्रोग्रेस का समय मिलता है, मैं जरूर करूं, लेकिन उसका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट योर मेन पर्पस। यस, दैट्स राइट। और बाबा को राजी करने के लिए अगर मैं सारे एफर्ट्स कर रही हूँ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो बाकी सबको राजी करने की जिम्मेवारी बाबा की है। इस चीज को नहीं लेना है, अफेक्टेड नहीं होना है। एक छोटी सी बात, सॉरी सपना में, जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले कई लोग होते हैं, बड़ा शौक होता है हम हाई प्रोफाइल जाएं, भले जाएं, लेकिन फिर उनको ये देखना होता है कि मुझे अपने टाइम और मनी को कैसे डिवाइड करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हाई प्रोफाइल जाते हैं। मैं LIC में ट्रेनिंग कराने जाती थी, तो वहाँ की एक बहुत बड़ी सीनियर ऑफिसर थी, वो बड़ी कैरियर ओरिएंटेड थी। वो जाके अभी LIC की चेयरमैन बन गई, टू दैट एक्सटेंट उसने अचीव कर लिया। लेकिन वो मेरे से बार बार पूछती थी आपकी क्या सजेशन है मेरे लिए, आपकी क्या सजेशन है। तो मैंने कहा देखो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकती हैं और आप अपने कैरियर को भी निभा सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, अपनी फैमिली को संभालना है। राइट। ये एक आपने सेकंड चुना है क्योंकि आपके हस्बैंड आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दुनिया वाले तो आप कुछ भी बन जाएं, कुछ भी करते रहे, अपनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम उनको एक और यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि मैंने अपनी माँ के पीछे ना अपनी जॉब को सेक्रीफाइस किया है। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहते मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं माँ बाप की सेवा कर पा रहा हूँ और जितना मैं कमाता हूँ उसमें मेरा घर अच्छे से चल रहा है। तो ये क्वेश्चन ना पर्सनल होता है हमेशा। अगर हम बहुत हाई एक्सेल करना चाहते हैं, आप एक घर में परमानेंट सर्वेंट रख लीजिए, जो आपका काम है वो करे। अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी BK लाइफ है,
तो बीके लाइफ है तो मुझे उसको देखना है कि भाई टाइम कम है। यूं अगर हम उस लाइफ के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं रह सकते। राइट। इसलिए बड़ों ने हमेशा ये समझाया है कि आप हमेशा ये देखो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एक बहुत बड़ी लेक्चरर प्रोफेसर बन जाना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या इतने प्रोफेसर जो 50 यूनिवर्सिटी के आपके अंडर में आके पढ़े वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन? ये हमारा पर्सनल क्वेश्चन है, अपने आप से हमें खुद पूछना चाहिए इन चीजों के बारे में कि व्हाट सूट्स मी मोर। राइट, एक सीमा बार जी, आके आई कहा मैं एग्री जॉब विद यू। छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं। मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगी कि आप जॉब छोड़ो या नहीं छोड़ो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैं कल को जॉब छोड़ देती हूँ तो क्या मैं अपने टाइम और एनर्जी को बाबा के लिए निकाल पाऊंगी? कि सोचती थी मैं गाड़ी ले लूंगी, मैं अपने आप आ जाया करूंगी, मैं खूब बाबा की सेवा करूंगी। मैंने कहा पर सोच समझ के डिसीजन लेना, कल को आपको ये ना लगे कि मैंने सब कुछ किया और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। और उसने अपना डिसीजन लिया लेकिन आज तक वो कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई कि इवन क्लास में भी नहीं आ पाती है जॉब छोड़ने के बाद भी। भाई पहले 12 घंटे निकाल पा रहे थे आप और अब 1 घंटा भी क्लास के लिए नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी मन की बात है, ये सब चीजें मन से रिलेटेड है। मन होता है जिनका, उनके पास रात को राइट, आपकी प्रायोरिटी की बात है। आप एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, चूज तो आपको करना ही पड़ेगा। चूज तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि ये भी पूरा मिल जाए और वो भी पूरा मिल जाए। और जिस लौकिक दुनिया की हम बात करते हैं ना, जॉब में हाई प्रोफाइल की, जैसे दीदी बात कर रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसमें तो आपको फिर फुल डेडिकेशन उसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। पर फिर आपके अंदर ये भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि फिर मैं पूरी तरह से अब अव्यक्त मुरली भी पढ़नी है और ये भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, चार्ट भी लिखने का टाइम नहीं है, वो भी आपको गिल्ट आ रहा है अंदर से। तो देन यू हैव टू चूज। दीदी ने ठीक कहा। जी, एनी और किसी का कुछ है? हैंड रेस तो किया है किसने? पद्मा बहन। पद्मा, ओम हाँ शांति बोलो। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, अपना मेरा वीडियो ऑन करो। कहाँ से हो आप पद्मा? मैं आसाम से हूँ। मेरा एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आप चाइना जैसे ऐसे कंट्री में मतलब कैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स कैसे चलते हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे जानने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे भी ऐसे गुरुओं को पकड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पे सेवाएं करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। देखिए, प्रैक्टिकली तो दो चीजें हैं। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि वहाँ कौन सी चीज अलाउड है, क्योंकि उस देश की अगर बात करें तो वो सब देखना पड़ता है, वहाँ की पॉलिसीज और क्या क्या चीज गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउड है, हम उस चीज को देख करके सेवा करते हैं। और आत्माओं की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये तो पता है कि हर आत्मा को सुख शांति चाहिए। उसके लिए फिर हम उस तरह से एक तो प्रोग्राम को डिजाइन करना, लेकिन मेन बात यह है कि एक हिस्सा जरूर होता है हर सेवा में जो मुझे 100% बाबा के ऊपर छोड़ना पड़ता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमें मालूम है कि वहां अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो सीधा कंप्लेंट करेंगे। तो इसलिए अब ये वाली बात कि किसी को डाउट न हो, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। और वो उस टाइम पर पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, कि बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि कौन किस इंटेंशन से आ रहा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये 100% बाबा के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि हम अपनी तरफ से फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां के कल्चर को, वहां की लैंग्वेज को, वहां के धर्म के प्रति जो उन लोगों की एक सोच है उसको अंडरस्टैंड करते हुए हमने पूरा सब कुछ डिजाइन किया, सब कुछ प्लान किया। अब बाबा ये वाला पार्ट आप देख लेना।
और ऐसे हुआ कई बार कि जब पुलिस आई, लेकिन प्रोग्राम पूरा होने के बाद, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन गई और जब तक उन्होंने एक्ट किया, उसके बीच में भी उनको कोई ना कोई ऐसा मिल गया, पुलिस को भी नीचे सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसा मिल गया कि नीचे से ही उसने बोल दिया कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं, जबकि उस सिक्योरिटी गार्ड को एग्जैक्टली नहीं पता है कि हम क्या करते हैं। उस दिन हमें पता चला कि ये हमारे बारे में पॉजिटिव है। अब वो पुलिस के साथ खुद आया हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये काम तो हमारा नहीं है, ये काम तो बाबा का है कि हमारी तरफ से उन्हीं के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कुछ करने नहीं दे रहे। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा उनकी बुद्धि को पकड़ लेगा, तो इस तरह से पकड़ता है। वो कैसे करता है, वो हर बारी हर सिचुएशन में अलग होता है, जिससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई ना कोई मदद आ जाती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन मेन बात है कि हम बाबा के ऊपर उस चीज को समर्पित करें तो। जी पिंकी बहन। ओम शांति बहन जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अपना जो परख शक्ति है उसे तीव्र करना है, तो इसे हम कैसे तीव्र कर सकते हैं? बाबा ने आंसर दिया है आज, और वरदान में भी इसका आंसर है। आज के वरदान में शांति की शक्ति, जितना जितना हम कुछ साइलेंट रिफ्लेक्शन मोमेंट्स होते हैं, हम बहुत जरूरी हैं कि जिसमें हम सिर्फ साइलेंस में, मैं योग की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ साइलेंस की बात कर रही हूँ। साइलेंस में बैठ के हम सिर्फ अपने को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि अभी जो मैंने किया इसमें क्या ठीक था और क्या नहीं था। बाबा ने एक्चुअली ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल की भी जहां तक बात है, प्रैक्टिकली ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए है कि हम बैठ करके शांति से खुद को बीच बीच में ऑब्जर्व करें। तो जो भी कोई करेक्शन होती है वो अपने आप अंदर से आ जाती है कि ये ठीक नहीं था, तो अगली बार उसे हम ठीक कर सकते हैं। डॉली, कुछ कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रहा है आपका। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। और किसी का कोई क्वेश्चन? समय भी हो गया है। थैंक्स आप सभी का। अच्छा लगा, आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ शेयर करना है। ओम शांति। दीदी एक कंफ्यूजन है, जैसे अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, और जो आपकी हमने एक्सपीरियंस सुनी सेंटर पे रहने की, वो तो सेंटर की इन्वायरमेंट ऐसी होती है जो हमें खींचती है, लेकिन एक अपनी भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो कुछ गोल हमने रख रखी है पढ़ाई के साथ साथ, जो उसे भी अचीव करना है, और जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं उनको भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन है जो ये भी अचीव करे और बीके भी बने, तो फिर वो आइडियल वाली बने, ऐसे नहीं जो फिर बाद में जाके इसको भी पछताना पड़े।
तो फिर उसके लिए जो हम समय ले रहे हैं अपने लिए, कई कबार हमने अपने लिए 2 साल समय लिया, 3 साल समय लिया, लेकिन वो समय बीत जाता है और फिर आगे की जो इच्छा होती है और बढ़ जाती है, फिर वो समय निकलता है और हमारी इच्छाएं बढ़ती है, लेकिन वो जो सेंटर की पे रहने की जो हमारी भावना होती है ना, वो कम नहीं होती और वो भी बढ़ती जाती है। तो वो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, अगर ये पकड़े या वो पकड़े, वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन की बजाय आप बैठ करके और दीदी से डिस्कस करके एक तरफ डिसाइड करो। कंफ्यूजन में ज्यादा समय रहने से कंफ्यूजन का भी संस्कार बनता है और फिर सारी लाइफ हर चीज में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि जब कोई संस्कार बनता है ना, तो वो फिर एक चीज के लिए नहीं होता, वो हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर पहलू में फिर वो ही कंफ्यूजन ही आएगा। ऑलवेज डबल माइंडेड, ऑलवेज डबल माइंडेड। दीदी वो तो जितनी जल्दी कंफ्यूजन को सॉल्व करने का आपका संस्कार बनेगा ना, वही बात है अभी अभी जो दीदी भी कह रहे थे कि आपको एक बार चूज तो करना पड़ेगा दीदी आपको। हाँ, कर देती हैं दीदी, एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन बाद में फिर वो चीज अंदर से भय होता है, जो हमने जो डिसीजन लिया ये गलत है या सही है, फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आप एक बात समझ लो, गलत नहीं है, अगर वो श्रीमत के अनुसार है तो वो गलत नहीं है। श्रीमत के अनुसार है तो गलत नहीं है, लेकिन एक चीज चूज करना तो फिर भी पड़ेगा ना। वो चूज करके फिर उसमें अपना 100% लगा दो, उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखना है मुझे कि अगर ऐसा कर लेती तो फिर ज्यादा अच्छा था। जिस दिन चूज करोगे ना, उस दिन अपने आप को ये कह देना कि इसके बाद मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि मुड़ के देखेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन भी दोबारा आएगा। टेक योर टाइम, बट टाइम भी इतना मत लो कि टाइम ही बीत जाए। डिसाइड तो करना चाहिए। क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, कोई बताएगा क्या क्या बेनिफिट पर्सनल? दीदी के साथ शेयर करो। नीति बेन। ओम शांति। मुझे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। पहला तो अभी अमिता बहन का कंफ्यूजन सुन के मुझे वो समझ में आया कि दीदी ने जो स्टार्टिंग में कहा कि उनको पहले ही कॉन्फ्लिक्ट चला था और वो एक टाइम पीरियड के लिए चला था और फिर उन्होंने मीन्स बाबा ने उनको पक्का करा दिया। तो ये बात एक समझ में आती है कि हमें बहुत सोच समझ के अपना एक डिसीजन लेना होता है और हम दोनों नाव पे पाँव नहीं रख सकते। अगर हमें बीके बनना है तो हमें उसको फिर बहुत फर्म करना है और उसमें जो हमारे ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है कहाँ कहाँ, उसको हमें बड़ों की गाइडेंस से और समझ करके उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जी पारुल। This is silence में reflection करना. That was one point which I really appreciate, and also faith. The aspect of faith that needs to be strengthened more. तो वो चीज आज I'll pick. इंदु बेन। शांति दीदी। ओम शांति। सेशन स्टार्ट होने से पहले दिमाग में चल रहा था कि बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं, बट समझ नहीं आ रहा था, ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि पूछना क्या है। बट जैसे ही दीदी ने सेशन स्टार्ट कराया तो एक एक वर्ड आई कैन रिलेट टू मी, एवरी सिंगल वर्ड आई कैन रिलेट। और इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आई कि सिचुएशंस आएंगी, बट आपको अपना फेथ बाबा पे रखना ही रखना है। आपको एक डिसीजन लेना ही लेना है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, बट आपको अपना एक डिसीजन खुद चूज करना ही पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते उन चीजों पर। गुड गुड। दीपाली, फिर कोमल तैयार रहे।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऑन करो अपना वीडियो। दीदी मेरे को तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे माइंड में भी थी, जो दीदी जो भी बोल रहे थे तो मैं खुद से रिलेट कर पा रही थी कि मेरे को कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, तो वो मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई और मेरे को उसके आंसर्स भी मिले कि मेरे को अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। कोमल बहन। म्यूट। हाँ, एक्चुअली ओम शांति दीदी, एक्चुअली मुझे ये सही टॉपिक लगा कि मतलब मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि सैटरडे संडे भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप जब ज्यादा काम करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देते हो, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता इग्नोर करने का। एंड दे एक्सपेक्ट यू, और फिर टाइमलाइंस होते हैं। तो मेरा ये बहुत बड़ा मतलब वो चीज था कि जैसे प्लान करती हो, अच्छा संडे है, अच्छा आज आज ये दिन ये करेंगे, तो वो मिस आउट हो ही जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ जा कर रही है, मतलब ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए, और जो चीज चाहिए उसके टुवर्ड्स वर्क नहीं हो रहा, तो करना क्या है। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब बैलेंसिंग और है ना क्या बोलते हैं, सिचुएशन तो सामने आएगी पर बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पे मैं काम कर रही हूँ। बट द थिंग इज कि फिर भी मैं जो टाइम मुझे देना चाहिए ना वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। मतलब जितना मुझे लग रहा था कि 4 घंटे देना है, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे देती हूँ बस। निहारिका। कहाँ से हो मुझे तो निहारिका? कहाँ दीदी से हो मुझे निहारिका? मैं दीदी पटियाला से हूँ। ओके, कैसे पता लगा आपको? दीदी मुझे विजय शंकर भाई ने बताया था। ओके, ठीक है। दीदी मुझे वो निश्चय वाली बात काफी अच्छी लगी कि, और वो स्टोरी जो दीदी ने बताई ना कि मतलब बाबा पे हम भरोसा रखें और हम बस कूद जाएं, है ना। तो मतलब बाबा हमें ऑटोमेटिकली, वो बाबा हमें, हम बाबा की वो है, जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो थैंक फिर यू दीदी दीदी। के साथ सीरीज रखें आप सबकी? हाँ जी। हाँ, दीदी हाँ के जी। साथ सीरीज रखें। एक गिफ्ट आपको दे देंगे सपना बहन इनमें से, जो फर्स्ट गिफ्ट होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ मैं तो वही। कह रही हूँ बहुत जरूरत है। हाँ देखो ना, अच्छा है, इनको भी आसपास की कंट्रीज में और सेंटर्स खुल जाएंगे, है ना बाबा के। तो बाबा आजकल तो इतना स्कोप है, पूरी पूरी कंट्रीज अवेलेबल है, कहीं भी जाके बाबा के घर स्थापन कर लो और अपना राज होता है पूरा। अच्छी। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ दिलीप भाई जी, थैंक यू आपका। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी लिए और सेटिस्फाई भी किया। आई थिंक अगर इनको 2-3 मोटिवेशनल क्लासेस इस तरह के मिलते रहेंगे, सो विल जस्ट फाइंड आउट विद यू। अगर नेक्स्ट मंथ हम लोग महीने में एक क्लास रखते हैं कुमारियों का, तो अगर इनको इस तरह से मोटिवेशन मिलते रहेंगे, एक के साथ लोग सेट हो जाते हैं थोड़ा सा ना, उनकी साइकी को हम भी अंडरस्टैंड करने लगते हैं और वो भी हमें अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो आई थिंक इट विल बेनिफिट देम मोर। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इन्हीं से क्लास रखी जाए या और किसी से रखी जाए? चाहते इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? हाँ ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू सपना बहन। हाँ दिलीप भाई जी। थैंक यू अमित दीदी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा टाइम दिया आपने। कब जाने का प्लान है? अभी देखिए, अभी जैसे खुलेंगी फ्लाइट्स फ्लाइट्स, नहीं अभी खुले बाकी हैं? कंट्रीज का नहीं, बाकी कंट्रीज तो ओपन हो गए हैं, अभी चाइना का नहीं हुआ है चाइना अभी। नहीं हुआ है। गुड, वेरी गुड। जी दिलीप भाई जी कुछ कहेंगे? हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति सपना दीदी, ओम शांति उर्मिल दीदी। ओम शांति। Sorry for being an intruder in this Kumari's class, but मैंने उस इंग्लिश का फायदा उठाया जिसमें लिखा था स्पेशली कुमारियों के लिए, दैट मीन्स एक्सक्लूसिवली नहीं है। तो आई कैन बी ए बेनिफिशियरी। आप 2-2.5 साल पहले भी आए थे हमारे सेंटर पर, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, बड़ा अच्छी मेमोरीज हैं उसकी। यू हैव शेयर्ड इवन ग्रेटर डिटेल्स ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज का जो पंच लाइन था, जो आई थिंक जो सबके लिए
ऑल्दो इट इज इजियर सेड देन डन, लेकिन शायद सबसे बड़ा है, मोस्ट एम्पावरिंग, कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। अगर ये नशा है तो शायद फैसला लेने में आसानी होगी, थोड़ी जल्दी भी हो सकती है। अदरवाइज टाइम चैलेंजेस आ देयर। हो सकता है पिछले जन्म में मैं कुमारी रहा हूँ, यू नेवर नो। तो इट इज चैलेंज, बट डेफिनेटली अगर वो चीज है तो शायद हम उसको डिसीजन लेने में आसान हो सकता है। और तो चतुर्भुज तो बल्कि ये कई बार ये बात भी आती है कि हम तो चतुर्भुज हैं, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो हमारे में मेल के भी संस्कार हैं, फीमेल के भी संस्कार हैं। तो इसलिए जो पंच लाइन थी मुझे लगी, इसलिए मैं सीट छोड़ा नहीं एक भी सेकंड के लिए कि शायद आप और एक कोई इस तरह का चीज है। कोई बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे कुमारी में, तो दैट वाज फैंटास्टिक कि मैं लड़की नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी। थैंक यू दीदी फॉर शेयर। हैव अ गुड डे। Thank you. Thanks a lot, Sapna Thanks, Benna, Didi. for taking Thank out time for Kumaris हैं। और कुमारीज आप सबने भी टाइम निकाला, इसी तरह से करते करते बहुत कुछ सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। Thanks a lot. Let us sit in Baba's remembrance for 2 minutes. आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। शांति, ओम शांति, शांति। Thank you. Thank you. शांति, ओम शांति। थैंक यू सपना बहन, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द जी। बेस्ट, टेक केयर।